हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से परीक्षा दृष्टिकोण के यूट्यूब चैनल में। और मैं एक बार फिर से लेकर आया हूं आप सभी के लिए छात्रावास प्रबंधन की पार्ट 2 एमसीक्यू सीरीज। और इस एमसीक्यू सीरीज में छात्रावास प्रबंधन के विषय के ऊपर जो भी आपको डाउट आ रहे हैं, जो भी प्रश्नों में आपको डाउट आ रहे हैं, सभी प्रश्नों को वन बाय वन, सभी डाउट्स को वन बाय वन क्लियर किया गया है। और इसके एक्सप्लेनेशन में आप एक बार इसे थ्रू आउट देखेंगे तो इसके बाद प्रबंधन के टॉपिक्स में कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा। जो बुक्स में दिक्कतें हो रही हैं, जो क्वेश्चंस में दिक्कतें हो रही हैं, जिस प्रकार के कंटेंट आपको मिले हैं, वो सभी क्लियर हो जाएंगे। ये पूर्ण रूप से हॉस्टल व्यवस्था जो छात्रावास अधीक्षक की छत्तीसगढ़ में संचालित होती है आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा, उस पर आधारित रहेगा। तो अविलंब शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं कि सबसे पहले ये बताइएगा कि निम्न में से कौन सा भिन्न है। 10 सेकंड का हम टाइम लेते हैं, आप बताइएगा कि कौन सा भिन्न है इसमें से। एकलव्य, प्रयास, कस्तूरबा विद्यालय और इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, देखिए इसका सही उत्तर है कस्तूरबा विद्यालय। अब कैसे है ये मैं आपको बताता हूं। तो इस चीज को समझिएगा कि आदिम जाति कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ में, जो आदिम जाति कल्याण विभाग है, उसने जो हॉस्टल उसके द्वारा चलाए जाते हैं वो होता है एक प्री मैट्रिक छात्रावास, एक पोस्ट मैट्रिक छात्रावास और उसके अतिरिक्त साथ साथ एकलव्य और प्रयास और गुरुकुल, साथ ही साथ क्रीड़ा परिसर, उसके अतिरिक्त कन्या शिक्षा परिसर, साथ ही साथ विज्ञान केंद्र। तो इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं वो कौन चलाता है? आदिम जाति कल्याण विभाग के हॉस्टल्स के नाम है, ये अलग अलग नाम हैं। उसी प्रकार से शिक्षा विभाग के द्वारा भी कुछ हॉस्टल चलाए जाते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से जिनका नाम है कस्तूरबा विद्यालय, जो लड़कियों के लिए होता है। और उसके साथ साथ बस्तर क्षेत्र में विशेष रूप से जो पोटा केबिन चलाए जाते हैं, ये इसका संचालन भी कौन करता है? शिक्षा विभाग करता है। तो यहां से अब स्पष्ट हो रहा है इस प्रश्न में आपको कि एकलव्य और प्रयास कौन से विभाग द्वारा चलाए जा रहे हैं? आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा। और कस्तूरबा विद्यालय जो होता है वो शिक्षा विभाग के द्वारा चलाया जाता है, इसलिए यहां पर भिन्न कौन सा है? कस्तूरबा विद्यालय। ध्यान देखिएगा, इन दोनों के अतिरिक्त ITI छात्रावास भी होते हैं, इसके साथ ही खेल विभाग के छात्रावास भी होते हैं। और ITI और खेल विभाग के छात्रावास कहाँ हैं? प्रमुख रूप से हैं। तो इनको भी आप याद रखिएगा। ये और भी छात्रावास हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स क्या करते हैं, यहाँ चलाते हैं। साथ ही साथ एक और छात्रावास होता है जो समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाया जाता है। तो अगर आपसे सवाल पूछ दे कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से ऐसे विभाग हैं जिनके द्वारा छात्रावासों का संचालन किया जाता है, तो ये याद रखिएगा, आदिम जाति कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, ITI है, खेल विभाग है और समाज कल्याण विभाग है। ये मुख्य विभाग हैं जिनके द्वारा छात्रावासों का संचालन, अलग अलग छात्रावासों का संचालन किया जाता है। इसके बाद देखते हैं, चलिए अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न ये है हमारा है कि छात्रावास में प्रवेश हेतु क्या सर्वाधिक उपयुक्त है? यह आपका EMRS 2023 का प्रश्न है। EMRS 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसका प्रश्न है। तो इसे आप बताइएगा कि छात्रावास में प्रवेश हेतु क्या सर्वाधिक उपयुक्त है? बच्चों की आयु या कक्षा के अनुसार, दूसरा विद्यालय से उनकी दूरी के अनुसार, तीसरा पूर्व निर्धारित नियम अनुसार और चौथा है लॉटरी सिस्टम द्वारा। इसे आप लोग बताइएगा। जी बिल्कुल सही जवाब। बहुत से लोगों ने बहुत सही जवाब दिया है। इसका उत्तर है पूर्व निर्धारित नियमानुसार। तो जो गवर्नमेंट के जो शासन के नियम हैं उसके अनुसार क्या होगा? छात्रावास में प्रवेश हेतु यह क्या होगा? नियम बनाया जाएगा, अपने से नहीं, जो नियम शासन ने बना दिया है उसके अनुसार ही क्या दिया जाएगा? प्रवेश दिया जाएगा। इस नियम में जो ये सभी चीज़ें हैं इंक्लूड होती हैं कि बच्चों की कक्षा के अनुसार प्राथमिकता है, दूरी के अनुसार प्राथमिकता है। लॉटरी सिस्टम किसी भी प्रकार में छात्रावास में प्रवेश हेतु नहीं उपयोग किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका आपको सीधा सपाट उत्तर है पूर्व निर्धारित नियमानुसार। अगले प्रश्न में चलते हैं। छात्रावास अधीक्षक पद संरचना में विभाग का प्रमुख होता है, मतलब हम यहाँ पे बात करते हैं आदिम जाति कल्याण विभाग की। स्पेसिफाई कर देता हूँ, आदिम जाति कल्याण विभाग की।
तो आपको ये बताना है कि इसमें विभाग का प्रमुख कौन होता है इस पद संरचना में। जी दोस्तों, पहला ऑप्शन है आपका सचिव, दूसरा है आयुक्त, तीसरा है सहायक आयुक्त और चौथा है इनमें से कोई नहीं। आप सभी उत्तर दीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब। अधिकांश लोगों ने सचिव को जो आंसर लिया बिल्कुल सही है। तो आदिम जाति कल्याण विभाग में छात्रावास अधीक्षक पद संरचना में जो विभाग का प्रमुख होता है, सर्वोच्च प्रमुख होता है, वो कौन होता है? सचिव। हिरार्की इस प्रकार से होती है कि पहले एक सचिव होता है, सचिव के बाद आयुक्त, सह संचालक, इसके साथ संचालक भी किसी जगह पे मिलेगा, अलग पद है लेकिन समकक्ष होते हैं। इसके पश्चात ये हो गया आपका कहाँ, ये हो गया मंत्रालय में, ये होता है इंद्रावती में। इसके बाद होता है सहायक आयुक्त जो प्रत्येक जिले में होते हैं। सहायक आयुक्त को ध्यान दीजिएगा कहाँ होंगे, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट पे। तो डिस्ट्रिक्ट हेड कौन है? सहायक आयुक्त है। इसके बाद जो ब्लॉक्स होते हैं उसमें होता है मंडल संयोजक, मंडल संयोजक के बाद छात्रावास अधीक्षक। तो ये याद रखिएगा। इसमें बीच में कहीं कहीं आपको एक और वर्ड मिलता है, एक और अधिकारी मिलता है क्षेत्र संयोजक के नाम से। ये अधिकांश जगहों पे नहीं है, किसी किसी जगह पे है, क्षेत्र संयोजक के नाम पद है। तो यहाँ पर ये देखिएगा, अगर आपके क्वेश्चंस में सचिव, आयुक्त, सहायक इस प्रकार से दिए हैं तो सर्वोच्च कौन है? सचिव है। सचिव के ऊपर एक प्रमुख सचिव का पद होता है, वर्तमान वह पद बनाया, वह पद है, प्रमुख सचिव का पद दिया जाता है। तो अगर सचिव के ऊपर प्रमुख सचिव का ऑप्शन दिखे तो आप क्या टिक करेंगे? प्रमुख सचिव को टिक करेंगे। तो यहाँ पे याद रखिएगा प्रमुख सचिव कब लेना है? जब इसमें ऑप्शन में सचिव के ऊपर ही प्रमुख सचिव है, लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार जो प्रमुख कौन है? वो सचिव है। अगर ऑप्शन में दोनों रहता है तो आप किसे लेंगे? प्रमुख सचिव को लेंगे। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ छात्रावास व्यवस्था में निम्न से कौन सा पदक्रम सही है? आपको ये बताना है कि जो ये पदक्रम बनाया गया है एक हॉस्टल के अंदर, आपने इसके पहले देखा था कि विभाग का क्या पदक्रम है, तो एक हॉस्टल का जो पदक्रम है उसमें कौन सा सही है? ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये सारी चीज़ें हमने छात्रावास अधीक्षक जो छत्तीसगढ़ में छात्रावास संचालित हैं इसके आधार पर हैं। मार्केट में जो भी कंटेंट और क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं, बने हुए हैं, वो सभी एकलव्य या अन्य राज्यों की व्यवस्था के आधार पर है, छत्तीसगढ़ की व्यवस्था के आधार पर नहीं है। तो इसके आधार पर देखिएगा कि कौन सा है पदक्रम सही है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है कि सबसे नीचे चौकीदार, चौकीदार के ऊपर भृत्य, भृत्य के बाद सहायक अधीक्षक, सहायक अधीक्षक के बाद वार्डन, वार्डन के बाद अधीक्षक। ये पहला हो गया। दूसरा बताइएगा, दूसरा है भृत्य, चौकीदार, उसके बाद वार्डन, उसके सहायक अधीक्षक, उसके बाद अधीक्षक। तीसरा है चौकीदार, भृत्य, सहायक अधीक्षक, वार्डन और अधीक्षक। और उसके लास्ट में है इनमें से कोई नहीं, मतलब कोई भी पदानुक्रम सही नहीं है। तो आप सभी बताइएगा। जी नहीं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं, डी इसका सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ के आदिम जाति कल्याण विभाग की वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत ये वाला उत्तर सभी गलत हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में आप ध्यान दीजिएगा, सहायक अधीक्षक और वार्डन का पद अलग अलग नहीं क्रिएट किया गया है, अलग अलग पद नहीं है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ क्या है अभी वर्तमान में हमारे यहाँ संस्था में चौकीदार हैं, उसके बाद भृत्य हैं, भृत्य के उपरांत आपके कौन आ जाएंगे? सीधा सीधा भृत्य के बाद यहाँ पर कौन आ जाएगा? अधीक्षक आ जाएगा। बीच में कोई भी और पदानुक्रम नहीं है, सहायक अधीक्षक या वार्डन इस प्रकार से नहीं है। यहाँ की कार्यशैली में और यहाँ के बोलचाल की शैली में अधीक्षक को ही वार्डन कह दिया जाता है। पर ध्यान दीजिएगा, वार्डन वो है जो देख रेख करता है और सुपरविजन का कार्य कौन करता है? अधीक्षक करता है। बट छत्तीसगढ़ की छात्रावास प्रणाली में अभी जो है वार्डन और अधीक्षक समकक्ष मान लिया जाता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कोई वार्डन का अतिरिक्त पद नहीं है। तो ये हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ का जो पदक्रम है वो है, किसे कृपया इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, कुछ छात्रों ने मुझे ये टेलीग्राम में पूछा भी था इस संबंध में, तो मैं आज उसे एक्सप्लेन करने के लिए प्रश्न लेकर आया हूँ कि छात्रावास व्यवस्था में एक छात्रावास में अधिकतम सीट कितनी हो सकती है।
अधिकतम सीट की बात करें इस ऑप्शन के अनुसार 50, 100, 200 या 150। जी दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है इस ऑप्शन के यहाँ के आधार पर अधिकतम कितनी हो सकती है, 200 हो सकती है। ध्यान दीजिएगा कि छात्रावासों की सीट संख्या पूर्व निर्धारित होती है। जो सीट है वो पूर्व निर्धारित होती है। कौन निर्धारित करता है? उसे शासन निर्धारित करता है। और यह सीट संख्या अलग अलग कैटेगरी में होती हैं, 50, 100, 150, 200, 400, इस प्रकार से। तो अधिकतम जो कुछ हॉस्टल्स छत्तीसगढ़ में हैं, अधिकतम कुछ ऐसे भी हॉस्टल्स हैं जहां 400 से भी ज़्यादा सीट्स हैं। कन्या शिक्षा परिसर जो है वहाँ पे 400 से सीटें हैं। आपके क्रीड़ा परिसर होते हैं वहाँ 150 सीटर है, 100 सीटर है। तो इस प्रकार से अलग अलग हॉस्टलों में अलग अलग श्रेणी में। यहाँ पर आपको क्या हॉस्टल स्पेसिफाई नहीं किया है कि एक प्री मैट्रिक में अधिकतम कितने हो सकते हैं या पोस्ट मैट्रिक में अधिकतम कितने हो सकते हैं। अधिकतम की ऐसी कोई लिमिट हमारे यहाँ नहीं है। आवश्यकता के अनुरूप शासन क्या करती है, अगर संसाधन उपलब्ध हैं तो वहाँ पर क्या करती है, आपको स्वीकृति प्रदान करती है और उसमें उतनी सीट संस्था में हो जाती हैं। सामान्यतः 50 और 100 रहते हैं, लेकिन अधिकतम जो है इस ऑप्शन के आधार पर, यहाँ पर ऑप्शन के आधार पर अधिकतम 200 सीट यहाँ पर होगी। अगर इससे ज़्यादा मिलते हैं तो आप ध्यान रखिएगा कुछ एक स्थानों पर 400 सीटर भी हॉस्टल उपलब्ध हैं, फिक्स नहीं है ये। अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई एक और ऑप्शन आ जाता डी में, ऑप्शन ये हो जाता है कि शासन की आवश्यकता अनुसार निर्धारण किया जाता है, तो आप वहाँ पे 200 ना लेके क्या करेंगे, शासन की आवश्यकता अनुसार निर्धारण किया जाता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शंस को देख के आपको चलना है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस कौन सा होगा और उसे उसका उत्तर लेना है। जी चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं न्यूनतम सीट की कि एक छात्रावास व्यवस्था में न्यूनतम सीट कितनी हो सकती है। न्यूनतम सीट की बात करते हैं। पहला है 35, दूसरा है 50, तीसरा है 20 और चौथा है 100। न्यूनतम सीट कितनी हो सकती है ये आप बताइए। जी बिल्कुल सही जवाब। बहुत से लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। तो 20 इसकी न्यूनतम सीट है। अभी तक जो जानकारी है उस आधार पर कहीं भी ऐसा कोई छात्रावास नहीं है जहां 20 से कम सीट स्वीकृत हैं। 20 से कम कहीं नहीं है, ये फिक्स है अभी तक। तो यहाँ पर आप 100% न्यूनतम सीट कौन सा लेंगे, न्यूनतम सीट लेंगे 20। किस प्रकार से है स्वीकृति मिलती है, पहले 20 सीटर रखा जाता है हॉस्टल को, फिर अगर उसे आवश्यकता होती है तो उसे 35 किया जाता है, 35 के बाद 50 किया जाता है, 50 के बाद 70, 70 के बाद 100, 100 के बाद 150, 150 के बाद 200, 200 के बाद जितनी आवश्यकता है उस अनुरूप बढ़ाते हैं। तो सबसे न्यूनतम सीट संख्या कितनी होती है, 20 होती है। इस क्रम में शासन क्या करती है, धीरे 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 आवश्यकता के अनुरूप सीटों में वृद्धि करती है। तो यहाँ पर ये इसका है न्यूनतम सीट संख्या कितनी होगी, 20 होगी। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं कि निगरानी समिति की बैठक कब आयोजित की जाती है। आप लोगों ने बार बार निगरानी समिति के संबंधी आपका डाउट था, तो उसलिए ये प्रश्न है। इसका एक्सप्लेनेशन ध्यान से देखिएगा कि निगरानी समिति की बैठक कब आयोजित की जाती है। ऑप्शंस आपने पढ़ लिए हैं। माह में एक बार, माह में 2 बार, प्रत्येक माह में 2 माह में 1 बार, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से उत्तर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छा। माह में 1 बार निगरानी समिति की बैठक जो है व्यवस्थित रूप से प्रत्येक माह आयोजित की जाती हैं। अब ध्यान दीजिएगा समिति पे। निगरानी समिति नाम से स्पष्ट है, काम क्या होगा, छात्रावास की निगरानी, उसका प्रबंधन, इसके लिए शिक्षक की सहायता करना, उससे सलाह देना और आदेशित भी करना। तो ये निगरानी समिति है। इस निगरानी समिति में कौन कौन होता है, इस निगरानी समिति में 3 लोग होते हैं। अध्यक्ष होते हैं, सचिव होते हैं और अध्यक्ष होते हैं, सचिव होते हैं और आपके सदस्य होते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा सदस्य। अध्यक्ष कौन होता है, जो आपके स्थानीय निकाय का जो जनप्रतिनिधि है, मुखिया है, वो आपका अध्यक्ष होता है। निकाय मतलब कि जैसे आपकी पंचायत है तो पंच या सरपंच वहाँ का, ठीक है। नगर पंचायत है तो आपका अध्यक्ष है, यह अध्यक्ष जिसे नामित करे वो व्यक्ति है। वैसे ही नगर पालिका में उस स्थान का पार्षद है। तो इस प्रकार से
जो हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधि होंगे, पदेन जो होंगे उस पंचायत के या नगर पंचायत के, तो वो कौन होंगे, उसके अध्यक्ष होंगे। इसके बाद सचिव पे आते हैं। तो जो इस समिति का सचिव होता है वो कौन होता है, वो संस्था का अधीक्षक होता है। और अब आते हैं सदस्य में। तो सदस्य में विभिन्न प्रकार के सदस्य रहते हैं, जिसमें सबसे पहले तो स्कूल के, जिस स्कूल में आपके छात्र पढ़ने जाते हैं उस विद्यालय के जो प्राचार्य हैं या जो हेडमास्टर हैं वो इसके सदस्य होते हैं। इसके साथ जो भी स्वास्थ्य विभाग से एक व्यक्ति है वह इसमें एक सदस्य होता है। साथ ही साथ इसमें जो पालक होते हैं, पालकों के मध्य में से जो है पालक सदस्य बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार ये निगरानी समिति है, जिसमें से याद रखना है कि अध्यक्ष कौन होगा, जो भी आपका नगरीय स्थानीय निकाय है वहाँ का, उस स्थान का, उस क्षेत्र का जहाँ आपका छात्रावास स्थित है, तो उस स्थानीय निकाय के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वो रहेंगे, इसके अध्यक्ष रहेंगे। और इसकी बैठक होगी माह में एक बार, प्रत्येक माह में एक बार इसकी बैठक आयोजित की जाएगी। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नाम से स्पष्ट है, निगरानी समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। वह कौन है जो निगरानी समिति का पदेन अध्यक्ष, अर्थात व्यक्ति नहीं होता, इसमें पद अध्यक्ष होता है, इसलिए इसे पदेन कहा जाता है, पदेन अध्यक्ष होता है। तो यहाँ पर पहला है ऑप्शन है प्राचार्य, दूसरा है सहायक आयुक्त, तीसरा है छात्रावास अधीक्षक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर पहले के एक्सप्लेनेशन के आधार पर कौन होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे जनप्रतिनिधि का उल्लेख नहीं है। याद रखिएगा, जनप्रतिनिधि का कोई उल्लेख यहाँ पे नहीं है। इसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि किसी छात्रावास में स्वास्थ्य परीक्षण, आप जानते हैं कि छात्रावासों में बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण शासन द्वारा कराया जाता है। तो स्वास्थ्य परीक्षण का जो न्यूनतम अंतराल है वह क्या निर्धारित है, आपको यह बताना है कि वह क्या अंतराल है जिस आधार पर स्वास्थ्य परीक्षण होता है। इसका ऑप्शन है माह में एक बार, माह में दो बार, 2 माह में एक बार या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से उत्तर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इसका उत्तर है माह में 2 बार। ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग माह में एक बार बोल रहे हैं, वो उत्तर नहीं है, माह में 2 बार इसका सही उत्तर है कि प्रत्येक 15 दिवस पे जो स्थानीय पीएससी, सीएससी या आरबीएस की टीम है, आरबीएस के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जो इसकी टीम है वह संस्था का क्या करेगी, विजिट करेगी और संस्था का विजिट कर प्रत्येक बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण हर 15 दिवस पे करेगी, प्रत्येक 15 दिवस पे। अगर यहाँ पे माह पे 2 बार ना लिख के आपके पास ऑप्शन रहता है कि प्रत्येक 15 दिवस पे, तो अप्रोप्रिएट आंसर क्या लेना है कि प्रत्येक 15 दिवस पे स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा प्रत्येक छात्र का। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, किसी संस्था में छात्र समिति का गठन किसके द्वारा किया जाता है। तो संस्था में जो छात्र समिति है, एक समिति आपने देख ली, एक समिति किसने, हमने कहा निगरानी समिति, इसके एक्सप्लेनेशन हमने देख लिया। अब आते हैं दूसरी समिति के बारे में। दूसरी समिति है छात्र समिति। तो किसी संस्था में छात्र समिति का गठन किसके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है सहायक आयुक्त द्वारा, सहायक अधीक्षक के द्वारा, अधीक्षक के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, उसका सही उत्तर है अधीक्षक के द्वारा। आप सभी ने सही जवाब दिया है, सही उत्तर है अधीक्षक। अधीक्षक क्या करेगा, अपने छात्रावास में छात्रों के मध्य नेतृत्व की भावना, उसका उद्देश्य क्या है, नेतृत्व भावना डेवलप करना, प्लस कार्य में जो भी कार्य छात्रावास में होंगे, कार्य में छात्रों की सहभागिता, अगर छात्र सहभागी होंगे तो संतुष्ट होंगे, तो छात्रों की सहभागिता, ये दोनों उद्देश्य से अधीक्षक क्या करता है, छात्र समिति का गठन करता है। और जैसे नाम से स्पष्ट है, इस समिति में सभी कौन होंगे, सभी छात्र होंगे। तो ये छात्र समिति का गठन किसके द्वारा किया जाता है, अधीक्षक के द्वारा किया जाता है, ये याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले प्रश्न के अनुसार आदिम जाति कल्याण विभाग में जिले का प्रमुख कौन होता है। ये आप जानते हैं, इसको हमने पहले एक्सप्लेन कर लिया है, लेकिन फिर भी आप जल्दी से उत्तर दीजिए कि जिले का प्रमुख कौन होता है, आयुक्त, सहायक आयुक्त, मंडल संयोजक या क्षेत्र संयोजक। बिल्कुल सही, अविलंब आपने सभी सही उत्तर दिया है, सहायक आयुक्त इसके सही उत्तर है। जैसा हमने पहले हायरार्की में देखा था, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, कमिश्नर, कमिश्नर के बाद आ गए आपके डिप्टी असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर के बाद आपके क्षेत्र संयोजक, क्षेत्र संयोजक के बाद मंडल संयोजक, मंडल संयोजक के बाद छात्रावास अधीक्षक। तो ये आदिम जाति कल्याण विभाग का सेटअप है।
इस सेटअप के अनुरूप जिले का प्रमुख कौन होता है? सहायक आयुक्त होता है। इसके बाद देखते हैं अगला कि छात्रावास व्यवस्था छत्तीसगढ़ के अनुसार एक कक्ष में न्यूनतम कितने छात्रों को रखा जाता है? एक कक्ष में न्यूनतम कितने छात्रों को रखा जाता है? ओके, तो देखिए ये प्रश्न थोड़ा ट्रिकी है। यहाँ पर ऐसा बताता हूँ कि छत्तीसगढ़ आश्रम छात्रावास व्यवस्था में, छत्तीसगढ़ आश्रम छात्रावास व्यवस्था जो होती है, इस व्यवस्था में कोई भी ऐसा न्यूनतम छात्र संख्या एक कमरे में इतने ही रहेंगे ऐसा निर्धारित नहीं है, निर्धारित नहीं है। तो इस प्रकार के प्रश्न है तो थोड़ा ट्रिकी है, कोई भी निर्धारण नहीं है। अगर यहाँ पे ऑप्शन होता कि निर्धारित नहीं, वो सही उत्तर होता। निर्धारित नहीं अगर ऐसा रहता ऑप्शन तो वो सही उत्तर रहता। या फिर ये लिखते कि आवश्यकता के अनुरूप, आवश्यकता, या फिर इसका ऑप्शन ये हो सकता है कि संसाधन के अनुरूप, संसाधन जितने होंगे उसके अनुरूप, तो ये उसका उत्तर हो सकता है। तो यहाँ पर न्यूनतम कक्ष में कितने छात्रों को रखा जाता है, इसका कोई स्पष्ट रूल नहीं है, कोई रूल नहीं है ऐसा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को थोड़ा देख के बनाइएगा। यहाँ पर अब आपके हिसाब से यहाँ पर न्यूनतम बोल रहा है, न्यूनतम कितने रखा जाता है? तो जैसे प्रयास, एकलव्य, इस तरीके की संस्थाओं में, प्रयास में स्पेशली 2 बच्चों का एक कमरा रहता है। तो यहाँ पर आप न्यूनतम बोल रहे हैं तो आप ये लिख सकते हैं। और अगर रहता सामान्यतः, सामान्यतः कितने छात्र रखे जाते हैं, तो सामान्य रूप से बताऊं, जो अभी नवीन सेटअप, नई बिल्डिंग जो डिपार्टमेंट के द्वारा बनाई जा रही है, वहां पर एक हॉल होता है और उस हॉल में लगभग 6 बिस्तरों की संख्या रहती है। तो आप यहाँ पे 4 से 8 ऑप्शन इसमें ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। न्यूनतम बोलेगा तो ये 2 से 4, और सामान्यतः बोला जाएगा तो सामान्यतः कितना आएगा? 4 से 8। लेकिन स्पष्ट रूप से निर्धारित यह नहीं है, इसे याद रखिएगा। इसके बाद चलते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि छात्रावास में किन उद्देश्यों हेतु समितियों का गठन किया जाता है? समिति क्यों बनाई जाती है? अलग अलग समिति, निगरानी समिति, छात्र समिति, प्रवेश समिति, ये सब समितियां क्यों बनाई जाती हैं? तो इसका एक ही उद्देश्य क्या है? इसका पहला ऑप्शन है साफ सफाई स्वच्छता हेतु, अनुशासन हेतु, समुचित प्रबंध हेतु, या उपयुक्त सभी। क्लियर है आप सभी को? बहुत अच्छा, उपयुक्त सभी, इस कारण से हमारी समिति का गठन किया जाता है। इसके बाद चलते हैं अगले क्रम में। अगला प्रश्न है छात्रावास व्यवस्था में भोजन मेनू का निर्धारण करता है? कौन भोजन मेनू का निर्धारण करता है? ऑप्शन है मेस सचिव, दूसरा है छात्रावास अधीक्षक, तीसरा है शासन द्वारा पूर्व निर्धारित, और चौथा है जिले के सहायक आयुक्त। ये आपको बताना है। जी नहीं, जिले के सहायक आयुक्त नहीं होगा। इसका सही उत्तर है शासन द्वारा पूर्व निर्धारित। जो संस्था का मेनू होता है, जो भोजन का मेनू है, वह भोजन का मेनू किसके द्वारा निर्धारित है? शासन द्वारा पूर्व निर्धारित है। शासन मतलब कि विभाग के द्वारा। और इस मेनू में आवश्यकता अनुरूप परिवर्तन कौन करता है? अधीक्षक कर सकता है, छात्रों की सहमति से। कैसे? छात्रों की सहमति से, छात्रों की रुचि के अनुरूप। तो इस प्रकार से तो भोजन मेनू का निर्धारण कौन करता है पूछा जाएगा, तो शासन द्वारा पूर्व निर्धारित है। छात्रों के भोजन मेनू में आवश्यकता अनुरूप परिवर्तन का अधिकार किसे होता है? तो अधीक्षक को है, वो राइट है, अधीक्षक कर सकते हैं आवश्यकता अनुरूप परिवर्तन। ये दोनों चीजों में प्रश्न की बोली क्या है उसके आधार पर आप लोग समझिएगा इसे। इसके बाद चलते अगले प्रश्न में। छात्रावास में मेस का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? मेस के मेनू का निर्धारण कौन करता है? शासन करता है। लेकिन मेस का प्रबंधन कौन करता है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस हैं वार्डन के द्वारा, अधीक्षक के द्वारा, सहायक के द्वारा, या रसोइये के द्वारा। कई सारी बुक्स में आपको, मैं जानता हूँ कई सारी बुक्स में आपको डिफरेंट आंसर लिए हुए हैं, इसलिए जो क्वेश्चन में आपको डाउट हो सकता है या क्वेश्चन जो यहाँ की व्यवस्था के अकॉर्डिंग है वो बनाया गया है। तो इसका सही उत्तर है अधीक्षक के द्वारा। हमारे यहाँ ऐसा कोई अतिरिक्त मेस वार्डन या मेस प्रबंधक की पद नहीं है, सेटअप नहीं है। तो यहाँ पे मेस का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? पूर्ण रूप से छात्रावास अधीक्षक के द्वारा ही किया जाता है। ये तो सही उत्तर है इसका ब। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में भोजन सहाय राशि कितनी प्रदान की जाती है? कुछ छात्रों को शिष्यवृत्ति या छात्रवृत्ति की दर पे
कन्फ्यूज़न था, तो ये देखिएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन है आपके 1500, 900, 1200 या 1000। जी बिल्कुल सही। नहीं नहीं, 1500, कुछ लोग नहीं, 1500 नहीं है, इसका सही उत्तर है 1200। ध्यान देखिएगा, 3 प्रकार की राशि होती है, इसे मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से तो समझिएगा। पहला होता है शिष्यवृत्ति, शिष्यवृत्ति। दूसरा होता है छात्रवृत्ति, और तीसरा होता है भोजन सहाय राशि। तो यहां पर देखिएगा, सबसे पहले शिष्यवृत्ति, नाम से स्पष्ट है शिष्य। शिष्य कहाँ होते हैं? गुरुकुल या आश्रम में। गुरुकुल या आश्रम मतलब वह व्यवस्था जहां बच्चे निवास कर रहे होते हैं, तो उसके लिए मतलब कि जो आपके हॉस्टल्स होंगे, प्री मैट्रिक हॉस्टल्स हो गए, आपके प्रयास हो गए, इस टाइप से जो भी हॉस्टल्स हैं वहां पे जो बच्चों को दिया जाता है वो क्या कहलाता है? शिष्यवृत्ति। तो शिष्यवृत्ति की वर्तमान दर 1500 रुपए प्रति छात्र प्रति माह। ठीक, ये हो गया। उस प्रकार से अब अगला आता है छात्रवृत्ति, जो किसको मिलती है? छात्रों को मिलती है। मतलब इसमें ये बाउंडेशन नहीं रहती कि आप हॉस्टल में रहते हैं या नहीं रहते हैं, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं रहती। शिष्यवृत्ति किनको मिलती है? जो गुरुकुल, आश्रम या छात्रावासों में रहते हैं उनको मिलती है। छात्रवृत्ति किनकी मिलती है? छात्र को, मतलब हर स्टूडेंट को जो उस कैटेगरी में आ रहा है, जो नियम बने गए हैं उस नियमता की कैटेगरी में आ रहा है, तो हर छात्र को कितनी मिलेगी? छात्रवृत्ति मिलेगी। ये किसके द्वारा दिया जाता है? यह अगर प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति है तो स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा, और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति है तो आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा, इसके द्वारा दी जाती है। तो स्कूलों में प्रत्येक छात्र को जो प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है? छात्रवृत्ति कहलाती है। इसके बाद देखिएगा भोजन सहाय राशि। नाम से स्पष्ट है, भोजन हेतु सहायता के लिए जो राशि दी जा रही है वो क्या कहलाती है? भोजन सहाय राशि कहलाती है। तो पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में जो मेस का संचालन है वह नियमतः किसके द्वारा किया जाता है? छात्रों के द्वारा स्वयं किया जाता है। छात्र स्वयं मेस का संचालन करते हैं, स्वयं जो उनको खाना जिस हिसाब से वो स्वयं बनाते हैं, अपने हिसाब से संचालन करते हैं। तो इन छात्रों को भोजन की सहायता के लिए शासन क्या करती है? 1200 रुपए प्रति माह प्रोवाइड कराती है। इस 1200 रुपए को गवर्नमेंट देती है, प्लस इससे अतिरिक्त अब जो आपका व्यय होगा वो छात्र के स्वयं का होता है, छात्रों का स्वयं होता है। तो भोजन सहाय राशि गवर्नमेंट कितना देती है? 1200 रुपए प्रति माह देती है पोस्ट मैट्रिक के छात्रों को। ये याद रखिएगा, तीनों में अंतर है। शिष्यवृत्ति की राशि पूछा जाए तो 1500 रुपए है। छात्रवृत्ति अलग अलग होती हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति मतलब कक्षा प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति दी जाती है, और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति जो है वो आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा दी जाती है। भोजन सहाय राशि जो है, जो छात्रों को जो मेस संचालन स्वयं करते हैं, कहाँ पे? पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में। तो ऐसे जगहों पे छात्रों को भोजन की सहायता के लिए जो राशि दी जाती है उसका दर है 1200 रुपए प्रति माह। ये भोजन सहाय राशि है। इसके बाद अगले क्रम में चलते हैं। अगला प्रश्न है कि संस्था में दैनिक समय सारणी के पालन का दायित्व होता है। कौन करता है संस्था में दैनिक समय सारणी का पालन का दायित्व किसका है? नाम से स्पष्ट है कि संस्था में समय सारणी पालन कौन कराएगा? अधीक्षक कराएगा, सॉरी सहायक अधीक्षक नहीं कराएगा। कौन कराएगा? अधीक्षक कराएगा। तो इस रब से इसका सही उत्तर क्या है? इनमें से कोई नहीं। सभी ऑप्शंस को पढ़ के चलिएगा, कंफ्यूजन मत होइएगा। जैसे मुझसे भी कंफ्यूज हो गया, मैंने अधीक्षक देखा और मार दिया, लेकिन ये देखा कि सामने सहायक अधीक्षक लिखा हुआ है। तो इस प्रकार की गलती आप बिल्कुल ना करेंगे। ऑप्शन को धीरे धीरे प्रत्येक ऑप्शन को पढ़ते हुए करेंगे। अगले क्रम में चलते हैं। चूंकि पास आप सभी को टाइम भी कम है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट में जा रहा हूं। अब इसे आपको कूट को जमाना है कि यह कूट क्या है कि प्री मैट्रिक छात्रावास में कौन सा श्रेणी का अधीक्षक है, पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में कौन सा श्रेणी है, प्रयास विद्यालयों में कौन सा श्रेणी है। तो इसको आधार पे आपको जमाना है। जल्दी से आप बताइए इसका उत्तर। जिस प्रकार से आप सभी जानते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। आप सभी जानते हैं कि आदिम जाति कल्याण विभाग के जो छात्रावास आश्रम है उसमें 4 श्रेणी के अधीक्षक होते हैं। श्रेणी अ, श्रेणी ब, श्रेणी श और श्रेणी द। तो अ श्रेणी के अधीक्षक गुरुकुल, जो बड़े छात्रावास है, 500 सीटर लगभग होते हैं, यहाँ होता है। ब श्रेणी के छात्रावास जो होता है दोस्तों वह प्रयास विद्यालयों में या 100 सीटर
या उससे अधिक के जो पोस्ट मैट्रिक छात्रावास होते हैं उनमें होता है। स श्रेणी का अधीक्षक जो होता है वह प्री मैट्रिक छात्रावास जो 100 सीटर होते हैं उनमें होता है। साथ ही पोस्ट मैट्रिक छात्रावास जो आपके 50 सीटर होते हैं उनमें होता है। साथ ही साथ प्राथमिक आश्रम जो आपके पहली से 5वीं तक के आश्रम हैं उसमें रहते हैं, तो इन जगहों पे शास्त्रीय छात्रावास अधीक्षक होते हैं। और समस्त प्री मैट्रिक छात्रावासों में समस्त प्री मैट्रिक में आपके 10 श्रेणी के अधीक्षक होते हैं। तो ये 4 श्रेणियां हैं अधीक्षकों की आदिम जाति कल्याण विभाग की व्यवस्था के अंतर्गत। तो यहां पर अब ऑप्शन देखिएगा, प्री मैट्रिक छात्रावास डी, प्रयास में आ जाएगा आपका बी, और पोस्ट मैट्रिक में आ जाएगा आपका सी। तो 3 2 3 1 2, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन डी सही है। 3 1 2 प्री मैट्रिक छात्रावासों का द है, प्रयास का श्रेणी ब है और पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों का श्रेणी स है। अब देखते हैं अगला है कि छात्रावास में स्थित जो कंप्लेंट बॉक्स होती है उसका नियंत्रण कौन करता है। कि एक प्रत्येक छात्रावासों में एक शिकायत पेटी रखी जाती है, तो शिकायत पेटी का नियंत्रण अर्थात शिकायत पेटी कौन देखता है, किसके सम्मुख ये खोली जाती है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ऑप्शन क्या क्या है। निगरानी समिति के अध्यक्ष, छात्रावास अधीक्षक, प्राचार्य या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा पकड़ आंसर दिया आप लोगों ने। तो इसके उत्तर है निगरानी समिति के अध्यक्ष। जो निगरानी समिति के अध्यक्ष होते हैं वह क्या करते हैं कि इस कंप्लेंट बॉक्स को देखते हैं और कंप्लेंट बॉक्स में जो भी शिकायतें या जो भी सुझाव आए होते हैं उनका जो क्या करते हैं निराकरण करते हैं या उन पर अमल करवाते हैं। इसके बाद अगला चलते हैं। छात्रावास के जांच हेतु एक नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। प्रत्येक जिले के प्रत्येक छात्रावास के निरीक्षण के लिए एक प्रत्येक अलग अलग नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। ये शासन के अधिकारी होते हैं जिनकी नियुक्ति कौन करता है ये आपको बताना है। तो यह नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है? सहायक आयुक्त करता है, आयुक्त करता है, कलेक्टर करता है या एसडीएम करता है। अनुभवी अधिकारी मतलब कि एसडीएम करता है। जी हाँ, नहीं दोस्तों, सहायक आयुक्त जिले के प्रमुख होता है पर वह नोडल अधिकारियों की नियुक्ति नहीं करता है। नोडल अधिकारियों की नियुक्ति उस जिले का कलेक्टर करता है। कलेक्टर निर्धारित करता है कि कौन सा जिला स्तरीय अधिकारी या कौन सा अधिकारी है वो कौन से छात्रावास का निरीक्षण करेगा। इसका नोडल अधिकारियों का रोस्टर होता है, रोस्टर बनाया जाता है। इस रोस्टर को कौन बनाता है, कौन निर्मित करवाता है? जिले के कलेक्टर करवाते हैं। इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी छात्रावास में छात्रावास की उपस्थिति ली जाती है, छात्रों की उपस्थिति ली जाती है। कि कब कब छात्रावास में छात्रों की उपस्थिति अटेंडेंस लिया जाता है, यह बताइएगा। दिन में 3 बार, दिन में 2 बार, दिन में 1 बार या इनमें से कोई नहीं। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है ये। जी हाँ, बिल्कुल, दिन में 2 बार। जैसे कि आपको स्पष्ट है कि छात्रों की उपस्थिति दिन में 2 बार ली जाती है, सुबह और शाम, या कई जगहों पे शाम की जगह पर रात भी बोल सकते हैं। तो 2 बार ही अटेंडेंस लिया जाता है। जी, अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी एक वित्तीय उपयोग पंजी नहीं है? कौन सी पंजी एक वित्तीय उपयोग की पंजी नहीं है ये आपको, या वित्तीय पंजी नहीं है ये आपको बताना है। स्टॉक पंजी, लेजर, विद्यार्थी खाता पंजी और निगरानी समिति बैठक पंजी। हमने अपने छात्रावास अधीक्षक के मैनेजमेंट के वीडियोस में सभी पंजियां एक बार हमने देख ली हैं, तो उसके आधार पे प्रश्न बना हुआ है। आप लोगों को एमसीक्यूज के में एक और पार्ट जो हमने पहले किया वो पार्ट को और इस पार्ट को कर लेंगे तो लगभग लगभग आपके पूरे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे इस पे। तो जी हाँ, इसका सही उत्तर है निगरानी समिति बैठक पंजी। यह एक वित्तीय पंजी नहीं है। इसके अतिरिक्त स्टॉक, लेजर और जो विद्यार्थी खाता पंजी, ये सभी किस पंजी की कैटेगरी में आते हैं? वित्तीय पंजियों की कैटेगरी में आते हैं। सही जवाब दिया आप लोगों ने, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, कि अगर किसी संस्था में अचानक शॉर्ट सर्किट होने पर आप क्या करेंगे? आप अधीक्षक हैं, किसी संस्था में अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया है, आप क्या करेंगे? आप उच्च अधिकारी को सूचित कर आगामी निर्देश का इंतजार करेंगे, पहला ऑप्शन। सेकंड है तत्काल बिजली विभाग को सूचित करेंगे। तीसरा है कर्मचारी की सहायता से समस्या की जांच करेंगे। और चौथा है इनमें से कुछ नहीं करेंगे।
जी बिल्कुल, अगर शॉर्ट सर्किट हुआ है तो सबसे पहली प्रायोरिटी क्या आएगी कि तत्काल बिजली विभाग को सूचित किया जाए, उस क्षेत्र का या आपके एरिया का जो है लाइन डिस्कनेक्ट कराया जाए ताकि और भी हानि विकट रूप में ना हो। तो यहाँ पर इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट इस क्वेश्चन के आधार पर क्या होगा, ये है। अगर मान लीजिए यहाँ पे ऑप्शन रहता कि स्थानीय मैकेनिक को बुलाकर आप जांच कराएंगे, अगर वो ऑप्शन रहता तो सब उसके बाद आप उस ऑप्शन को लेते कि आप क्या करेंगे, स्थानीय मैकेनिक को बुलाकर जांच करेंगे। लेकिन यहाँ पर यह है कि तत्काल बिजली विभाग को सूचित करेंगे। ये सही बात है कि अगर उपकरण में आपका शॉर्ट सर्किट हुआ है, कुछ भी दिक्कत है तो पहले बिजली विभाग को बताएंगे ताकि वो उस क्षेत्र के या आपके एरिया के या आपके यहाँ की बिजली को क्या करे, जल्दी से आके काट दे, या वो समाधान बताएगा, उसके आधार पर आप करेंगे। उसके बाद तुरंत ये प्राथमिक उपाय करने के बाद आप अपने उच्च अधिकारी को क्या करेंगे, सूचित करेंगे। इसके बाद अगले क्वेश्चन में आते हैं। जिला मुख्यालय स्थित छात्रावासों के प्रवेश समिति का अध्यक्ष होता है। बहुत सारे लोग को प्रवेश समिति के ऊपर डाउट था, इसलिए प्रश्न है कि जिला मुख्यालयों पर स्थित छात्रावासों की प्रवेश समिति, ध्यान दीजिएगा, प्रवेश समिति छात्रावास के छात्रों के प्रवेश हेतु जब जून जुलाई में छात्रों का प्रवेश होता है, उस समय यह समिति क्या करती है, बच्चों के एडमिशन हेतु क्या करती है, कार्य करती है। तो इसमें जो जिला मुख्यालय में स्थित रहे होंगे जो छात्रावास की समितियां हैं, उनका अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है जिला के कलेक्टर, जिले के सहायक आयुक्त, जिले के प्रभारी मंत्री या जिले के जिला शिक्षा अधिकारी। बिल्कुल सही जवाब बहुत से लोगों ने दिया। तो जिला का कलेक्टर जो होता है वह जिला मुख्यालय पर स्थित छात्रावासों की प्रवेश समिति का अध्यक्ष होता है। बिल्कुल सही जवाब है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर एक अब थोड़ा सा दिक्कत है। हॉस्टल्स कैसे, जो हॉस्टल जिला मुख्यालय में हैं उनका अध्यक्ष कौन होगा, जिला कलेक्टर होगा। और जो हॉस्टल्स आपके ट्राइबल ब्लॉक्स में हैं, आदिवासी विकास खंड में हैं, आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में 85 आदिवासी विकास खंड हैं, तो जो हॉस्टल्स आदिवासी विकास खंड में स्थित हैं, इन हॉस्टलों में जो प्रवेश समिति का अध्यक्ष कौन होगा, जनपद के शिक्षा समिति का अध्यक्ष होगा, शिक्षा समिति का अध्यक्ष। यह छात्रावास आश्रम प्रवेश नियम 2011 के अनुरूप है। इतना क्लियर है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोस्ट मैट्रिक छात्रावास से किसी छात्र के निष्कासन का आधार होगा, अर्थात पोस्ट मैट्रिक छात्रावास से किसी छात्र का निष्कासन किस आधार पर किया जा सकता है? पहला, संस्था की सामग्रियों को वो नुकसान पहुंचाता है। दूसरा, मेस व्यय प्रदान नहीं करता है। तीसरा, नस्ली पदार्थों का सेवन करता है। और चौथा, रैकिंग करता है। तो आपको ये बताना है कि किस आधार पर जो है छात्र को निष्कासित किया जाएगा। ऑप्शन है केवल पहले और चौथे के स्थान पर, मतलब वह नगर सामग्री को नुकसान पहुंचा और रैकिंग करे तो हमें उसे निष्कासित करने का अधिकार है। दूसरा है तीसरे और चौथे के आधार पर। तीसरा है 1, 3, 4 के आधार पर। और चौथा है सभी आधार पर। जल्दी से उत्तर दीजिएगा। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूजन है, इसलिए क्लियर कर देता हूं। इसका सही उत्तर होगा डी, सभी के आधार पर। संस्था की सामग्री को नुकसान पहुंचाएगा तभी वह निष्कासन होगा। मेस व्यय में स्पष्ट कीजिएगा, मेस व्यय जैसे हमने देखा कि पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में भोजन सहाय राशि आती है, तो वहां पर 1200 रुपए जो मिल रहे हैं, इसके अतिरिक्त जो व्यय हो रहा है वो छात्र को क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा जो व्यय है। तो इस मेस व्यय को अगर कोई छात्र पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में प्रदान नहीं करता है तो उसका निष्कासन किया जा सकता है। लेकिन अगर यहीं पे हम पोस्ट की जगह इसको प्री मैट्रिक कर देते, प्री मैट्रिक छात्रावास में किसी छात्र के निष्कासन का आधार होगा, अगर ये प्री मैट्रिक होता तो इसका सही उत्तर फिर क्या होता, सी होता। प्री मैट्रिक में मेस व्यय का कोई प्रावधान नहीं है, यहीं पे अंतर है, इसे याद रखिएगा। प्री मैट्रिक में मेस व्यय का दिक्कत नहीं है क्योंकि वहां पे भोजन सहाय राशि नहीं दी जाती, शिष्यवृत्ति दी जाती है, नहीं होगा। इतना क्लियर है। तो ये 25 प्रश्न थे दोस्तों जिन्हें आपके डाउट्स और आपके प्रश्नों के आधार पर निर्मित किया गया था। आशा करता हूं आपको ये बड़ा संस्करण पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने मित्रों तक इसे जरूर पहुंचाएंगे, और ताकि आने वाले कंटेंट जो है हम और अच्छे से डिलीवर कर पाएँ आपको। तब तक आप सभी पढ़ते रहिए,
परीक्षा में कम ही दिन शेष हैं। और महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, अपने एग्जाम सेंटर को कृपया वेरीफाई कर लेंगे। एग्जाम सेंटर जो भी आपका होगा उसे अपने मित्र से या किसी अन्य व्यक्ति से जिसने उस सेंटर को देखा होगा या जानता होगा, उस आधार पर आप एग्जाम सेंटर को वेरीफाई कर लेंगे। बहुत जरूरी है, क्योंकि गांव-गांव के अंदर भी सेंटर मिले हैं, उसमें सिर्फ ब्लॉक का नाम है, गांव का नाम है, और आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कहाँ पर है। तो इसलिए एक बार वेरीफाई जरूर करें कि सेंटर कहाँ है, अभी से करके रख लें। अंत समय हड़बड़ाना आपको बिल्कुल नहीं है। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।